आज अपन पढ़ेंगे परिचर्या का मूलभूत सिद्धांत में रक्त भार मापन विधि। रक्त भार मापन विधि परिचारक और नर्स को स्फिग्मोमैनोमीटर, यह मतलब स्फिग्मैनोमीटर बोलते हैं उसको। कौन से को? बीपी चेक करने। साधारण भाषा में तो बीपी इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं अपन, लेकिन उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। कार्य प्रणाली, रोग, रोगी स्थिति, सहायक उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। परिचारक को अपने हाथ को विसंक्रमित द्रव्यों से धोकर रोगी को आराम से बैठा देना चाहिए तथा उसे रक्त भार मापने की कार्य विधि, गुण दोष आदि बता देना चाहिए जिससे वह घबराए नहीं। उसे विश्वास में लेना चाहिए जिससे वह परिचारक की रक्त भार मापन में सहायता कर सके। स्फिग्मोमैनोमीटर के बाहु पट्ट को धीरे धीरे खोलकर वह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसमें वायु तो नहीं है, हवा नहीं रहनी चाहिए। ये अपन जो पट्टा बांधते हैं ना, उसके अंदर हवा निकाल देनी चाहिए पहले। अब उसे रोगी के अग्रबाहु, रोगी के अग्रबाहु कर्पूर संधि, कर्पूर संधि ये है बीच में अपनी कोहनी है ना, ये कर्पूर कोहनी को बोलते हैं। इसके ऊपर पट्टा बांधना चाहिए, ठीक है। पट्टा भी न ढीला हो न टाइट हो। परिचारक अपनी सहायता कर पट्ट को धीरे धीरे खोलकर, और उसमें हवा है नहीं रहनी चाहिए। अब उसे रोगी के अगर बाहु कर्पूर संधि को लगभग 2 इंच ऊपर बांध कर देना चाहिए। परिचारक को अपने दाहिने हाथ की अंगुली से कर्पूर संधि की खात में प्रगंड धमनी ब्रांचियल आर्टरी को स्पर्श कर स्पंदन कर अनुभव कर सकते हैं। उसी पर स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस, स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस। चेस्ट पीस क्या है इसके अंदर दिखाया, ये चित्र देखो आप, तो चित्र के अंदर चेस्ट पीस है, जो अपने आवाज आती है ना वो, हाँ वो लट्टू सा होता है वो, हाँ। चेस्ट पीस रख देते हैं तथा दूसरा सिरा कान में स्पंदन की आवाज सुनने के लिए लगा देते हैं। स्टेथोस्कोप के इस भाग को ईयर पीस कहते हैं, ठीक है। जो अपने कान में डालते हैं ना, वो उसको ईयर पीस कहते हैं। अब पंप के पेंच को क्लॉकवाइज द्रव से घुमाकर उसे बंद कर देते हैं। दबाव से हवा 200 mm तक भरते हैं जब तक धमनी स्पंदन बंद नहीं हो जाती, क्योंकि धमनी में रक्त प्रवाह है रुक जाता है। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त तरफ से पेंच को धीरे धीरे ढीला करेंगे जिससे वायु निकलने लगेगी तथा स्टैंड में पारा का बिंदु गिरने लगेगा, जिससे स्टेथोस्कोप से एक बिंदु पर धमनी का स्पंदन पुनः सुनाई देने लगता है। इसी को प्रकुंचन दबाव, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आपको दिखाएंगे स्टेथोस्कोप नीचे पड़ा है, नीचे पड़ा स्टेथोस्कोप, उसको दिखाएंगे भाई किस तरह से अपने देखते हैं। अब धीरे धीरे पारा नीचे आता है तथा बाहुपट्ट पर दबाव कम होने लगता है तथा स्टैंड के एक बिंदु पर धमनी स्पंदन आना बंद हो जाता है। इसे अनुशीलन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं को रोगी व्यवस्था पत्रक पर नोट कर देना चाहिए, दिनांक व समय लिख देना चाहिए और पेंच को पूर्णतः ढीला कर हवा निकाल देनी चाहिए जिससे पारा शून्य पर आ जाता है। बाहुपट रोगी के बाहु से खोलकर उसके ब्लैडर को हवा से कर देते हैं तथा ऑन ऑफ से ऑफ कर देते हैं। यदि रक्त भार मापन में कोई संशय या त्रुटि हो तो पुनः माप लेते हैं। ये देखो स्टेथोस्कोप के ऊपर ये चित्र दिया गया है, चेस्ट पीस है, ईयर पीस है, ट्यूब है, हैं? ये अपना नीचे पड़ा है, मैं कल लेके आऊंगा, बताएंगे आपको। है क्या चीज? स्टेथोस्कोप तो देखो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां तो उपलब्ध रहेगा, उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं छोड़ देंगे। हाँ, जहाँ हॉस्पिटल में आप काम करोगे ना वहाँ स्टेथोस्कोप आपको मिलेगा। मेन चीज तो 2 ही है इसमें, एक तो स्फिग्मोमैनोमीटर
बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अपन, और एक स्टेथोस्कोप। ये सबको अलग अलग मिलेगा। हाँ, ये सबको अलग अलग मिलते हैं। वहाँ पे जो जो अपना कॉलेज का हॉस्पिटल बनेगा क्या? हाँ, वहां मिलेगा, वो सबको देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। है क्या कहा? एप्रिन क्या? एप्रिन के लिए बोलेंगे उनको, एप्रिन तो जरूरी है ये अपना, क्योंकि आपका अलग से प्रभाव पड़ेगा ना कि अभी ये लोग नर्सिंग के हैं, तो एप्रिन तो बनवानी पड़ेगी। वो बोल देंगे किस साइज की होगी, किस टाइप की बनानी है, हाफ बाजू की है या फुल बाजू की है, वो अभी बात करेंगे। अभी आए हैं चेयरमैन साहब, से बात करेंगे अपन, ठीक है। रोगी के विश्राम अवस्था के लगभग 15 मिनट बाद रक्त भार मापना चाहिए। रक्त भार जो है नहीं, बीपी ब्लड प्रेशर है, वो लगभग 15 मिनट आराम करने के बाद में नापना चाहिए। स्पिग्मो मैनोमीटर के बिंदु को ऑन कर बालों से धीरे धीरे हवा भरनी चाहिए। हवा भरने के लिए स्टैंड या डायल में शून्य बिंदु देखकर लेना चाहिए, नहीं तो त्रुटि आने की संभावना रहती है। तेज हवा भरने से दबाव पड़ने के कारण मापन में अंतर आ सकता है। अच्छा, स्पिग्मो मैनोमीटर के बाहुपट को रोगी के कर्पूर संधि खात से लगभग 2 इंच ऊपर बांधना चाहिए तथा उसकी दोनों नलियों को पार्श्व में रखना चाहिए। पार्श्व किसको कहते हैं? बराबर पछवाड़े में, जिससे स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस प्रगंड धमनी ब्रांचियल आर्टरी के ऊपर ठीक प्रकार से पड़े तथा परिचारक को रक्त भार मापने में परेशानी नहीं हो। स्पिग्मो मैनोमीटर के बाहुपट को न अधिक ढीला न अधिक कस करके बांधना चाहिए। रोगी रक्त भार मापन के पूर्व विश्वास में लेकर प्रसन्नचित्त रखना चाहिए, जिससे उसे भय न हो। नियमित रूप से रक्त भार मापन करना चाहिए तथा दैनिक प्रगति विवरण पत्र पर इसका दिनांक, समय, रक्त भार, MMH भी अंकित कर देना चाहिए। आपको वहां चार्ट मिलेगा हॉस्पिटल में, उस चार्ट के अंदर जब भी आप बीपी नापोगे तो वहां उसमें लिखना पड़ेगा तारीख, दिनांक, समय, है टाइम मतलब। तो ये चार्ट दिया हुआ है फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में। इस तरह के आपको मतलब वहां जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों चीज मिलेगी। ये थोड़ा सा आप देख लेना घर पे जाकर के, ठीक है। ये आगे चार्ट है दैनिक, इस तरह का खाली पेज मिलेगा। बीपी नापी है, नाम उसका, बीपी कितनी है, कितने बजे है, समय समय अनुसार भरना आपको। ओपीडी और आईपीडी दोनों ही है इसके अंदर। रोगी विवरण पत्रक भरने के नियम क्या है? अंतरंग विभाग में, अंतरंग विभाग किसको कहते हैं? इंडोर। हाँ, जो रोगी भर्ती होता है। अंतरंग विभाग में भर्ती रोगियों रोग की पूर्ण स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोगी व्यवस्था पत्र को भरना आवश्यक होता है। रोगी के उत्तरोत्तर लाभ हानि का पता लगाने के लिए इसे नियमित व उचित रूप से भरना परिचारक की एक कला है। अतः परिचारक को चाहिए कि नियमित अभ्यास का सभी बिंदुओं को तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से भरें, जिससे चिकित्सक को व्याधि निश्चय में संशय नहीं हो। बोले सही 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 भरना चाहिए उसमें। प्रतिदिन उसे रोग की स्थिति का ज्ञान होता है। कभी कभी अपूर्ण व अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से चिकित्सालय को असंवैधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोगी विवरण पत्रक में निम्नलिखित बिंदु आते हैं। अब कौन कौन से बिंदु आते हैं रोगी पत्रक में? एक तो व्यक्तिगत इतिवृत्ति है, पर्सनल हिस्ट्री, वर्तमान रोगी की तीव्रता, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, पारिवारिक तीव्रता, फैमिली हिस्ट्री, नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दिनांक प्रगति पत्र, प्रोग्रेस रिपोर्ट, आहार पत्रक, डाइट चार्ट, चिकित्सालय मुक्ति पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। उपरोक्त पत्रकों में से व्यक्ति की तीव्रता दैनिक प्रगति पत्र, आहार पत्रक व चिकित्सालय मुक्ति पत्रक परिचारक द्वारा भरा जाता है। ये परिचारक भरेंगे इसको, जबकि वर्तमान रोगवृत्त, पारिवारिक तीव्रता, नैदानिक परीक्षण चिकित्सक द्वारा भरा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सालय आतुरालय रोगी की तीव्रता क्या है इसमें लिखा है। इंडोर की वाली ये क्रम संख्या, सैया नंबर, प्रवेश तिथि, रोगी का नाम, पिता पति का नाम,
जाति, पुरुष, स्त्री, बालक, आयु कितनी है, व्यवसाय क्या करता है, निवास स्थान, पोस्ट ऑफिस, जिला, रोगी का निदान, निर्गम तिथि, रोग के लक्षण। ठीक है, ये परिपत्र भरना पड़ता है। वर्तमान रोग इतिवृत्त, पूर्व रोग इतिवृत्त, पारिवारिक इतिवृत्त, व्यक्तिगत इतिवृत्त और भौतिक परीक्षण। नाड़ी, रक्त भार, नाड़ी आपको बताया ही था, नाड़ी कैसे है, नाड़ी कितने बार धड़कती है, हार्ट की नाड़ी का आपको डिफरेंस बताया ना, हाँ 72 बार, नाड़ी 72 बार धड़कती है, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और हाँ हार्ट की है वो है 18 बार, श्वास प्रश्वास अपना हार्ट है वो 18 बार घूमता है। नाड़ी, रक्त भार, श्वसन, तापक्रम, ऊंचाई, भार। अष्टविध परीक्षा में क्या आएगा, नाड़ी, मूत्र, पल, जीवा, शब्द, स्पर्श, नेत्र, आकृति। परिपक्ष भाव में क्या लिखा है, दृश्य, देश, काल, बल, अमल, अनल, प्रकृति, वह और सत्व है। संस्थानिक परीक्षण, प्रयोगशालीय परीक्षाएं, चिकित्सा व्यवस्था। ये प्रगति पत्र है, इसको थोड़ा चार्ट में थोड़ा समझ लेना। हाँ, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में इस तरह का परिपत्र आएगा। आतुर का नाम, पति का नाम, आयु, पूरा पता, रेजिडेंशियल फुल एड्रेस, जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, व्याधि विनिश्चय, गर्भ संख्या, ठीक है, और प्रसव संख्या, भाई गर्भ कब ठहरे हो और प्रसव कब हुए हो, वही संख्या। ठीक है, आतुरोक्त प्रमुख वेदना, वेदना के बारे में लिखने हैं। आर्तव इतिवृत्ति, आर्तव कब बंद हुआ, अंतिम मासिक काल की तिथि, भाई लास्ट जो मासिक धर्म है वो कब बंद हुआ, ठीक है नी। संभावित प्रसव तिथि, अब ये संभावना से डॉक्टर जो पूछते हैं ना कि भाई आपके इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक हो सकता है, तो वो अनुमान लगाते हैं आर्तव बंद होने पर। भाई जैसे मासिक धर्म है वो बंद होने के बाद में उसका अनुमान लगाते हैं, वो 9 महीने बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई आपके इस महीने में बच्चा होगा। तो वो निश्चित अनिश्चित ये होता है, मतलब अनियमित, भाई 10 तारीख नहीं हो जाए, 15 नहीं हो जाए, तो इसलिए वो 10-15 दिन आगे पीछे बताते हैं कैलकुलेट करके। ये नहीं है कि भाई 5 तारीख को तो होना ही है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है 5 तारीख को ही होगा। हाँ, अनुमान लगाया जाता है उसका। तो दिनांक, माह, गर्भावस्था काल, प्रसव, सूतिकावस्था, शिशु, ये चार्ट है जो मतलब इंडोर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं उसमें भरना पड़ता है। पूर्व इतिवृत्त रोग, शल्यक्रम, टीकाकरण आदि। पूर्व इतिवृत्त को मतलब होगा कि पूर्व में कोई ऑपरेशन के द्वारा हुआ है, टीकाकरण हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आजकल टीके लगते हैं ना, गर्भवती महिला के भी लगते हैं, तो उसमें ये इतिवृत्त देना पड़ता है। पारिवारिक इतिवृत्त है, फैमिली हिस्ट्री लिखनी पड़ती है उसमें, और व्यक्तिगत इतिवृत्ति है, पर्सनल हिस्ट्री है। ठीक है, परीक्षण, अब परीक्षण क्या है, लंबाई, भार, अनुपात, रक्ताल्पता, कामला, जीवा, सुदिष्ट, शोथ, नाड़ी, रक्तदाब, हृदय, फुफ्स, यकृत, प्लीहा, वृक्क। प्रसूति संबंधी परीक्षण क्या है, स्तन परीक्षण, उदर परीक्षण, योनि परीक्षण, ये परीक्षण के बारे में आया ये। प्रयोगशालीय परीक्षण क्या है, अब प्रयोगशाला लेबोरेटरी में कौन कौन से हैं, जैसे रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, यूएसजी परीक्षण, अंत परीक्षण, और चिकित्सा क्या है, ट्रीटमेंट में क्या है, अगली परीक्षण तिथि है ट्रीटमेंट की, नेक्स्ट एग्जामिनेशन, चिकित्सक से हस्ताक्षर। ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के हिसाब से भरना पड़ता है। हाँ, ये कुमार भरते का चार्ट है ये। बाल रुग्ण पत्रक, मतलब बाल कुमार भृत्य, कुमार किसको कहते हैं, बालक को। तो बाल रुग्ण पत्रक है, इसमें बच्चे का रोगी संख्या है, पंजीयन संख्या है, शय्यांक संख्या है, प्रवेश दिनांक, निर्गम स्थान, नाम व लिंग, पिता का नाम, पता, अस्थायी निदान, स्थायी निदान। आतुरोक्त प्रमुख वेदना, वर्तमान रोगों निवृत्ति, भूतकालिक रोगों निवृत्ति, संक्रामक रोगों के विरुद्ध है, इन्फेक्शन वगैरह कोई होइडा हुआ है, टीकाकरण, रोमांतिका, रोहिणी,
है, BCG, पाषाण गर्भ पंप क्षय रोग और कुकुरकाश। कुकुरकाश किसको बोलते हैं? वो काली खांसी बोलते हैं ना, कुकुर खांस काली खांसी जो खांसते खांसते मतलब वो उसके खुलखलिया बोलते हैं ना, खुलखलिया। हाँ, कुत्ता खांसी, हाँ, उसको कुकुर खांस बोलते हैं। परसव पूर्व परसव कालीन परसोत्तर इतिवर्ती शिशु वृद्धि एवं विकास क्रम। भाई ये सब मतलब एग्जामिनेशन का है। ये आज्ञावाही संस्थान है, उच्चारण है, बौद्धिक स्तर है, अनुकूलन है, सामाजिक आहारचर्या, स्तनपान, पारिवारिक इतिवृत्ति, माता पिता, भाई बहन, सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामान्य परीक्षण में फिर है क्लिनिकल। जनरल एग्जामिनेशन में क्या आएगा? आकृति, तापक्रम, पांडुता, श्यामलता, कामला, शारीरिक भार, शरीर की लंबाई, सिर की परिधि, वक्ष की परिधि, मध्य बाहु परिधि, करोटी, अग्रतालु, नेत्र, नासा, मुख, गला गला, मन्या शिरागत रक्त भार, जीवा, दशिका ग्रंथियां, मन्या कक्षा, वक्षण, नख, त्वचा, शोथ, अस्थि, संधि। 10 विध परीक्षा क्या है? प्रकृति, सार, सहनन, प्रमाणन, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति और व्यायाम शक्ति। ये परीक्षण के हैं सब, संस्थानिक परीक्षण। सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन क्या है? रक्त वहन संस्थान, दर्शन, स्पर्शन, ठेपण, श्रवण, नाड़ी, ये पहले बताए हुए हैं आपको सबको। श्वसन संस्थान में क्या है कि दर्शन, स्पर्शन, ठेपण, श्वसन है, ठीक है। उदर परीक्षा में क्या है? उदर परिमाप, आकार, यकृत, प्लीहा, अन्य कोई विकृति, वार, द्रव्य तरंग, पार्श्व ठोस ध्वनि, जनांग, गुदा परीक्षण, केंद्रीय नाड़ी यंत्र, शीर्ष कार्य प्रणाली, संज्ञान, बौद्धिक स्तर, आकृति, व्यवहार, स्मृति, दक्षिण वाम और कार्य, प्रणव, वाणी, गति, शीर्ष नाड़ी, फंड, आज्ञा का नाड़ी संस्थान, संज्ञावाही नाड़ी संस्थान। प्रतिक्रिया क्या है? बाह्य प्रतिक्रिया, गंभीर प्रतिक्रिया, आंगिक प्रतिक्रिया। लघु मस्तिष्क चिन्ह, धमनिक चिन्ह, मस्तिष्कावरण शोथ चिन्ह, ग्रीवास्तंभा, नेक रिजिडली और कर्णिक चिन्ह और बाबांश के चिन्ह। प्रयोगशालीय परीक्षण है, लैब इन्वेस्टिगेशन, अस्थायी निदान, प्रोविजनल डायग्नोसिस, सापेक्ष निदान, संप्राप्ति संगठन, दोष, दोष दृष्टि, दृश्य, रोग विनिश्चय, समय व्यवस्था, चिकित्सा सिद्धांत, चिकित्सा व्यवस्था, पथ्यापथ्य, परिणाम, चिकित्सक से हस्ताक्षर, छात्र के हस्ताक्षर। ये आपके जो प्रैक्टिकल होंगे ना, मतलब जैसे 6 महीने का इंटर्नशिप होगा, 12 महीने का होगा, उसके अंदर आपको ये भरना पड़ेगा। अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें भरनी है, क्या क्या नहीं भरनी है। हाँ, प्रैक्टिकल होगा उस समय। अच्छा, इति पत्रक भरने के परिचारक का कर्तव्य क्या है? परिचारक को बार बार अभ्यास करने एवं रोगी की भाषा, अवस्था आदि को समझ लेने के पश्चात पत्रक भरना आसान हो जाता है, जो वह अपने बुद्धि, कौशल व दक्षता से पूर्ण करता है। परिचारक को इतिवृत्त पत्रक भरते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। परिचारक को रोगी की भाषा ठीक प्रकार से समझकर प्रपत्र भरना चाहिए। समझ में नहीं आने पर रोगी के परिजनों को पूछकर पूर्ण रूप से भरना चाहिए। रोगी इतिवृत्त पत्र को सुस्पष्ट भाषा में भरना चाहिए। सभी तथ्यों की पूर्ति करते समय तकनीकी भाषा, साइंटिफिक लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। परिचारक को अपने मृदु व्यवहार से रोगी को विश्वास में लेते हुए इतिवृत्त पत्रक में पूछे गए प्रश्नों की पूर्ति यथार्थ रूप से करनी चाहिए। रोगी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों को अपने अधीनस्थ अन्य कर्मचारी से नहीं बताना चाहिए। इतिवृत्त पत्रक में पूछे गए प्रश्नों की पूर्ति पूर्ण रूप से करना चाहिए तथा कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। कॉलम है वो भरते रहना चाहिए। अब आपने